हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है इतिहास का सेकंड थर्ड चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले। सेकंड चैप्टर ओमिट है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इतिहास का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ। आंतरिक यानी क्या? इंटरनल, अंदर। चुनौतियाँ यानी क्या? समस्याएं। अगर सीधे शब्दों में अगर इसका अर्थ लेंगे तो चुनौतियाँ यानी चैलेंजेस या समस्याएं, जो हमारे देश के अंदर की ही समस्याएं थी। तो वो कौन कौन सी थी, इस पाठ में जो है हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में हम भारत के सम्मुख कुछ आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करेंगे और भारत के सम्मुख अलगाववादी यानी क्या? अलगपन, विभाजन, ऐसे कुछ प्रांत, जो भारत के ही कुछ प्रांत जो है वो क्या चाहते थे? विभाजन चाहते थे या अलग होना चाहते थे। अलगाववादी आंदोलन। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की समस्या। पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है उनकी समस्याएं कौन कौन सी है। उसके बाद नक्सलवाद, धर्मवाद, प्रदेशवाद यानी प्रांतवाद जैसी आंतरिक चुनौतियां जो है वो हमारे देश के सामने है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आंतरिक चुनौती में यहाँ पर देखने वाले हैं, वो है पंजाब में असंतोष। पंजाब राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल जो है वो अकाली दल। पंजाब प्रांत का अगर प्रांतीय दल अगर हम देखेंगे तो उस दल का नाम क्या है? अकाली दल। क्या नाम है? अकाली दल। याद रखिए प्रश्न उत्तर के लिए, पंजाब के प्रांतीय दल का नाम क्या है? अकाली दल। तो वहाँ पर अकाली दल ने वर्ष 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। कौन सा प्रस्ताव पारित किया? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है वो पारित किया। प्रश्न भी है कि अकाली दल ने आनंदपुर साहिबपुर प्रस्ताव में क्या मांगे की, क्या डिमांड वहाँ पर उन्होंने रखी। तो देखिए कौन कौन सी मांगे जो है वहाँ पर रखी गई थी। इस प्रस्ताव के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दे दे। पहली मांग अगर वो थी वो कौन सी थी? चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दे। अन्य राज्यों के पंजाबी भाषाई प्रांत पंजाब में समाविष्ट करें। दूसरी मांग क्या थी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की? ये अन्य राज्यों के पंजाबी भाषाई प्रांत, मतलब अन्य राज्य में जो पंजाबी भाषा बोलने वाले जो प्रांत हैं वो किस में समाविष्ट किया जाए? पंजाब प्रांत में समाविष्ट किया जाए या सम्मिलित किया जाए। सेना में पंजाबी भाषाओं की संख्या में वृद्धि करें। तीसरी मांग जो थी वो कौन सी थी कि सेना में पंजाबी भाषाओं की संख्या में क्या करे? वृद्धि करे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेना में भर्ती होने वालों की संख्या हो तो उसमें क्या हो? पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हो। पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दी जाए। और चौथी मांग जो थी वो क्या थी कि पंजाब राज्य को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए? स्वायत्तता। स्वायत्तता का अर्थ है स्वतंत्रता, मतलब निर्णय लेने की अधिकार जो है वो पंजाब राज्य मतलब राज्य के पास हो। ये मांगे जो है अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से रखी गई थी। जैसी अनेक बातों की मांग जो है वो की गई थी। वर्ष 1977 में अकाली दल ने सत्ता ग्रहण करते ही अपनी पुरानी मांगों के साथ नदी के जल बंटवारे में पंजाब को अधिक
पानी दिया जाए तथा अमृतसर शहर को पवित्र शहर का खिताब दिया जाए जैसी मांगे रखी। और जैसे ही 1973 में ये मांगे रखी गई थी, लेकिन जैसे ही वर्ष 1977 में अकाली दल सत्ता में आता है पंजाब में, तो सत्ता ग्रहण करने के बाद, सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपनी पुरानी मांगों के साथ साथ और दूसरी मांगे कौन सी रखी कि नदी के जल बंटवारे में पंजाब को क्या मिले, अधिक पानी दिया जाए और अमृतसर शहर को पवित्र शहर का खिताब जो है वो दिया जाए। ऐसी मांगे जो है वहाँ पर रखी गई। और इन्हीं सभी मांगों के या इन्हीं सभी बातों से जो है पंजाब की जनता में असंतोष जो है वो बढ़ता चला गया। वर्ष 1980 में, ध्यान दीजिए, वर्ष 1980 में पंजाब में स्वतंत्र खलिस्तान, क्या प्रश्न है? वर्ष 1980 में प्रश्न भी है कि वर्ष 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। प्रश्न है, ये उस प्रश्न का क्या है उत्तर है। ध्यान से देखिए इस उत्तर को। अगर हम देखेंगे तो वर्ष 1980 में पंजाब में स्वतंत्र खलिस्तान आंदोलन ने जोर पकड़ा। स्वतंत्र खलिस्तान मतलब एक पंजाब एक राज्य मिलकर या उसके भाषा बोलने वाले प्रांत मिलकर एक स्वतंत्र देश का निर्माण किया जाए और उसका नाम क्या रखा जाए, खलिस्तान। और इस आंदोलन ने क्या पकड़ा था, जोर पकड़ा था। जोर पकड़ना यानी जोर शोर से लोग इसकी मांग कर रहे थे। और इस अवधि में अकाली दल का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे, संत हरचरण सिंह लोगोवाल जो है इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वहाँ पर कर रहे थे। वे स्वर्ण मंदिर में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के विषय में निर्देश देते रहते थे। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर बैठकर वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अनुयायियों को प्रदर्शन करने का मतलब जैसे घोषणाबाजी करते हैं, नारे देते हैं, जोर जोर से अपनी मांगे रखते हैं, तो ऐसे निदर्शन करने का आदेश जो है वहाँ पर वो देते थे। और स्वर्ण मंदिर की दूसरी ओर कट्टर खलिस्तानवादी जर्नल सिंह भिंडारवाले के आसपास शस्त्रधारी अनुयायी इकट्ठे होने लगे। तो कुछ लोग जो है वो किसके खिलाफ थे, कट्टर खलिस्तानवादी, मतलब वो स्वतंत्र खलिस्तान की मांग के क्या थे, विरोध थे। और ऐसे अनुयायी या उसके विरुद्ध जो लोग थे वो सभी इकट्ठा होकर शस्त्रधारी क्या उनके पास जो है वो शस्त्र थे और शस्त्र इकट्ठा कर सभी जो है एकत्रित होने लगे। और जाहिर सी बात है जब शस्त्र इकट्ठे होते तो क्या होते हैं, हिंसा जो है वो पनपने लगती है। इसी अवधि में आतंकवादी, देखिए इसी अवधि में, अवधि यानी क्या, समय में, इसी अवधि में आतंकवादी गतिविधियां यानी क्या, घटनाएं प्रारंभ हुई। इसी समय जो है बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं जो है वो प्रारंभ हुई। वर्ष 1981 में संपादक लाला जगत नारायण की हत्या के आरोप में भिंडारावाले को बंदी बनाया गया। और जो जनरल खलिस्तानवादी, कट्टर खलिस्तानवादी जो जनरल सिंह भिंडारावाले थे, उन्हें 1981 में संपादक लाला जगन्नाथ राय के हत्या के आरोप में जो है उन्हें बंदी बनाया गया, उन्हें पकड़ा
और इसके बाद स्थितियाँ जो है वो बिगड़ती चली गई। जाहिर सी बात है, उनके जो अनुयायी थे, उनको मानने वाले जो लोग थे, वो क्या हो गए, भड़क गए और स्थिति जो है और वो क्या हो गई, बद से बदतर हो गई। स्थिति जो है वो बिगड़ने लगी और इसका परिणाम स्वरूप जब हिंसा पनपने लगती है तो उसका परिणाम जो है वो क्या होता है, हमेशा भयानक ही होता है। परिणाम स्वरूप वर्ष 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पर लागू करना पड़ा या लागू किया गया। ये इस प्रश्न का उत्तर है कि वर्ष 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन जो है वो क्यों लागू किया गया। इसी कारण से भिंडारावाला अकाल तख्त इस धार्मिक स्थान में रहने के लिए चला गया और भिंडारावाले के अनुयायी ने स्वर्ण मंदिर के परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया और परिणाम स्वरूप पंजाब की शांति जो है वो क्या कर गई, खतरे में पड़ गई। और इसी लिए वहाँ पर किस राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया। हिंसात्मक घटनाएं होने लगी और इसी के कारण स्थितियां जो है अधिक बिगड़ गई। हिंसात्मक रूप जो है वहाँ पर, हिंसात्मक उग्र रूप जो है वहाँ पर धारण कर लिया था और इसी परिस्थिति को रोकने के लिए सरकार ने पंजाब की शांति को बनाए रखने के लिए सन 1983 में राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पर लागू किया। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये भी प्रश्न में आता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार टिप्पणी के लिए आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये भी किससे रिलेटेड है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। में प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के विषय में जानकारी दीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, तो देखिए ये भी किससे संबंधित है, पंजाब के असंतोष से ही संबंधित है। जो पंजाब में गतिविधियां हो रही थी, पंजाब में जो घटनाएं घट रही थी, उसी से रिलेटेड। देखिए, स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर खदेड़ देना यानी हकाल देना, बाहर निकालना, यह क्या था, मुख्य कार्य था। क्योंकि हमने देखा कि भिंडारावाला जो है वो इस धार्मिक स्थान पर क्या होने के लिए रहने गए थे, स्वर्ण मंदिर में, इसलिए। और यह कार्य मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की जिम्मेदारी जो है वो किसको सौंप दी गई थी, कुलदीप सिंह बरार को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान जो है वो प्रारंभ हुआ। कभी शुरू हुआ, रिक्त स्थान के लिए भी प्रश्न आ सकता है, असत्य जोड़ी के लिए भी आ सकता है। कभी हुआ था, 3 जून 1984 को। कभी शुरू हुआ था, 3 जून 1984 को जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ और 6 जून को वो समाप्त हुआ। मतलब कितने दिन चला था, 3 दिन तक। कितने दिन तक चला था, 3 दिन तक ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो चला था। इस सैनिकी कार्यवाही में भारतीय सेना ने विलक्षण संयम बरतते हुए अपना कार्य किया था, क्योंकि वहाँ से आतंकवादियों को बाहर निकालना कोई सर्वसामान्य कार्य वहाँ पर नहीं था। और इस बात का भी ध्यान वहाँ पर सैनिकों को रखना था, सेना को रखना था कि कोई भी मनुष्य हानि ना हो या हिंसा जो है वहाँ पर ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सेना को सब कार्य जो है वहाँ पर करना था। तो इसलिए भारतीय सेना ने विलक्षण मतलब बहुत ज़्यादा संयम बरतते हुए
सावधानी बरतते हुए अपना कार्य जो है उन्होंने वहाँ पर किया था। और भिंडारावाला के साथ साथ अन्य दूसरे आतंकवादी भी उसमें क्या हुए थे, मारे गए थे। जो स्वर्ण मंदिर में भिंडारावाले और उनके अनुयायी जो छिपे हुए थे वो भी वहाँ पर मारे गए थे। और इसके बाद वर्ष 1986 में स्वर्ण मंदिर में पुनः एक बार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। इसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या कहते हैं, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये कब, पहले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था वो 1984 में हुआ था। और फिर से एक बार जब स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी ने हमला किया था, कि आतंकवादी के विरोधी जो कार्यवाही हुई थी उसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहते हैं। और कालांतर में पंजाब में शांति स्थापना के कार्य को गति मिली और धीरे धीरे करके वहाँ पर पंजाब में जो है शांति स्थापन या लोग जो है वो शांत हुए और वहाँ पे पंजाब में शांति स्थापना के कार्य को जो है वो गति मिली। और इस प्रकार से पंजाब में जो असंतोष पनप रहा था वो धीरे धीरे करके क्या होने लगा था, खत्म होने लगा था, समाप्त होने लगा था। ये थी पहली भारत की सम्मुख आंतरिक चुनौती, जिसका नाम क्या था, पंजाब में असंतोष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैंने कहा, क्या आप जानते हैं, ऐसे भी प्रश्न हमें आते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर की गई सैनिकी कार्यवाही को ऑपरेशन कहते हैं। जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन। इसे ब्लू स्टार ऑपरेशन क्यों कहा गया था, कि ये एक विशेष उद्देश्य से लेकर किया गया था। कौन सा उद्देश्य था, आतंकवादी को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना। स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए दहशतवादियों को बाहर निकालने के लिए जो सैनिक कार्यवाही की गई उसे ही क्या कहते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या कहते हैं उसे ही, ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए इसमें जो है बहुत ही सीधी शब्दों में यहाँ पर बताया गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो किसे कहते हैं। अगली जो है दूसरी, अगर हम देखेंगे भारत की आंतरिक समस्या जो है वो दूसरी अगर हम देखेंगे तो कौन सी है, देखिए वो थी पूर्वोत्तर भारत की समस्या। पूर्वोत्तर भारत जो है वो कितने राज्यों का समूह है, 8 राज्यों का। रिक्त स्थान के लिए प्रश्न भी आता है। देखिए पूर्वोत्तर भारत जो है कितने राज्यों से बना है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से बना है, 8 राज्यों से बना है। रिक्त स्थान के लिए याद रखिए, जिसमें कौन कौन से राज्य, संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए के लिए भी प्रश्न आता है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के नाम जो है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के नाम जो है वहाँ पर बताइए। तो कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य है। और इन 8 राज्य के समूहों को क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। इन 8 राज्यों को न्यूनाधिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्शित करती है। न्यूनाधिक मतलब ज़्यादातर करके। सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वहाँ पर स्पष्ट, सीमा में क्या, बाउंड्री। यहाँ वंश, भाषा, सांस्कृतिक विविधता को लेकर अलगपन दिखाई देता है। और इन सभी राज्यों में हमें क्या देखने को मिलता है कि वंश, भाषा, सांस्कृतिक विविधता को लेकर, मतलब पहनने का, त्योहार मनाने का, ये सभी तरीके में जो है हमें
परंपराओं में जो है हमें विविधता, अलगपन जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र की जनजातियों को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने की कार्य की प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहल की थी। मतलब वहाँ के लोगों को, सभी लोगों के जैसे वो लोग भी है, इससे जोड़ने के लिए, उन्हें अपने साँचे में ढालने के लिए, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि हम क्या है, इन सब से अलग है। तो उन्हें अपने साथ जोड़ने की पहल, उसकी शुरुआत जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी शुरुआत वहाँ पर की थी। उन्होंने वर्ष 1954 में नेफा का फुल फॉर्म देखो क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात पूर्वांचल नामक क्षेत्र का जो है उन्होंने क्या किया था, गठन वहाँ पर किया था। वह प्रदेश भारत और चीन की सीमा पर स्थित और असम की उत्तर दिशा में बसी जनजातियों का प्रदेश क्या है, यह प्रदेश भारत और चीन की क्या है, सीमा पर स्थित है, वहाँ पर बसा हुआ है। और वो असम की उत्तर दिशा में बसी जनजातियों का प्रदेश है। और पंडित नेहरू की मान्यता थी कि इस क्षेत्र की जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखकर ही करना होगा। अगर इन लोगों को की प्रगति करनी है, उनका विकास करना है, तो उनकी संस्कृति का, उनके विचारों का रक्षण कर ही हमें करना होगा। संविधान की 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र के विषय में विशेष प्रावधान जो है वहाँ पर किया गया है। और वर्ष 1965 में इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया था, क्योंकि वो ये सभी राज्य जो है किससे सटे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए थे। इसीलिए इनका पूरा उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी जो है किसे दी थी, विदेश मंत्रालय को सौंपी गई थी। और पूर्वोत्तर के इन प्रदेशों को मुख्य धारा में समाविष्ट करने के लिए वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर परिषद कानून जो है वो बनाया गया। प्रश्न भी है कि 1971 के कानून के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद में कौन कौन से कार्य जो है वहाँ पर सौंपे गए या निर्धारित किए गए। देखिए कौन से कार्य थे। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के समान हित, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों के समान हित, मतलब जब इन राज्यों के आर्थिक और तथा सामाजिक क्षेत्र के समान हितों का रक्षण हो या प्रगति में इनका भी योगदान हो, ऐसा कानून जो है वहाँ पर बनाया गया। अंतरराज्यीय परिवहन, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आदि संबंधी केंद्र सरकार को सलाह देना। बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना इस परिषद के काम होते थे, क्योंकि बारिश जो है बारिश के समय में जो समस्याएं निर्माण होती है उनसे उभरने के लिए उनके बारे में विचार विमर्श कर किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में जो है केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य जो है इस परिषद के माध्यम से होता था। पूर्वोत्तर राज्य में हम दूसरा देखेंगे, वो है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। प्रश्न भी है, मिजोरम राज्य की स्थापना में दिया गया लाल गेंडा का योगदान स्पष्ट कीजिए। क्या प्रश्न है? मिजोरम राज्य की स्थापना में दिया गया लाल गेंडा का
योगदान स्पष्ट कीजिए। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का अपना प्राचीन जो है वो इतिहास है। जनजातियाँ यानी क्या, लोग, और वहाँ पर भी क्या होती है और उपजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ की जनजातियों का अपना खुद का क्या है, एक प्राचीन इतिहास है। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सरकार ने मिजो बहुल लुशाई टीलों वाले क्षेत्र के जिलों को प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की। और जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद, तो सरकार ने मिजो बहुल लुशाई टोलों वाले क्षेत्र जो था वहाँ पर क्या दी, स्वायत्तता दी। स्वायत्तता दी मतलब क्या, स्वतंत्रता दी निर्णय लेने की। क्षेत्र के जिलों को प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन जो है वो किया, और जिसके माध्यम से मिजो नेताओं ने स्वायत्त मिजो प्रांत की मांग करना प्रारंभ किया। जब केंद्र सरकार ने भाषा के अनुसार प्रांत रचना आयोग का गठन किया, तो मिजो नेताओं ने कौन सी मांग की कि हमें भी एक स्वतंत्र प्रांत चाहिए। मिजो प्रांत की मांग करना जो है वो प्रारंभ किया। मतलब पूर्वोत्तर राज्य के मिजोरम ने वहाँ पर एक स्वतंत्र प्रांत की मांग वहाँ पर शुरू की। और वर्ष 1959 में मिजोरम प्रदेश में पड़े भीषण अकाल में मिजो नेता लाल गेंडा ने आम जनता के लिए बहुत कार्य किया। अगर हम देखेंगे आसाम, मिजोरम, वहाँ पर क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। प्रश्न भी है जो अभी हम वहाँ पर देख रहे थे कि मिजोरम राज्य की स्थापना में दिया गया योगदान जो है वहाँ पर स्पष्ट कीजिए, लाल गेंडा का योगदान। उसी में पहले में ही पहला पॉइंट है कि 1959 में मिजोरम प्रदेश में क्या पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें मिजो नेता लाल गेंडा ने बड़े पैमाने पर जन कल्याण का कार्य वहाँ पर किया था। लोगों की सहायता उन्होंने की थी। वर्ष 1961 में लाल गेंडा ने मिजो नेशनल फ्रंट MNF संगठन की उन्होंने स्थापना की। दूसरा पॉइंट यही है कि वर्ष 1961 में लाल डेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट MNF संगठन की उन्होंने स्थापना की। और लाल डेंगा ने त्रिपुरा, मणिपुर और लुशाई टीलों के मिजो बहुल प्रांत के लिए ग्रेटर मिजोरम अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र की मांग जो है उन्होंने की कि हमें भी एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो चाहिए, या हम स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। मार्च 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजोरम राष्ट्र अस्तित्व में आने की घोषणा भी की। मतलब खुद से ही इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। देखिए यहाँ पर मार्च 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजोरम राष्ट्र अस्तित्व आने की घोषणा की, परंतु प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विद्रोह को विफल बनाया। मतलब उनके इस विद्रोह को जो है उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, वहीं पर विफल हो गया, वहीं पर वो समाप्त हो गया। और वर्ष 1972 में परिस्थिति सामान्य हो जाने पर, मतलब लोगों के मन में जो विद्रोह था, विद्रोह की भावना जो थी, वो वहीं पर उन्होंने रोक दी थी।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विद्रोह को विफल बनाया और वर्ष 1972 में परिस्थिति सामान्य हो जाने पर मिजो बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा जो है वहाँ पर दिया गया। जब परिस्थिति सामान्य हो गई तब उन्होंने इस राज्य को क्या दिया, कौन सा दर्जा दिया? संघ शासित प्रदेश का दर्जा जो है वहाँ पर दिया गया। और वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच समझौता हुआ। फ्रंट यानी कौन सा फ्रंट? मिजो नेशनल फ्रंट। कौन सा फ्रंट? मिजो नेशनल फ्रंट। इनके बीच जो है वो समझौता हुआ। इनके बीच प्रधानमंत्री राजीव गांधी कब हुआ था? 1985 में। याद रखिए वर्ष। रिक्त स्थान के लिए, असत्य जोड़ी के लिए। और क्या समझौता हुआ? मिजोरम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। और मिजोरम जो है एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा जो है दिया गया। और लाल डेंगा मिजोरम राज्य के क्या बने? उस समय मुख्यमंत्री बने 1985 में। इस प्रकार से भारत के पूर्वोत्तर राज्य की, मिजोरम राज्य की समस्या जो है, आंतरिक समस्या, ये सब चुनौतियाँ थी जो बहुत सोच समझ कर क्या करनी पड़ी थी? हैंडल करनी पड़ी थी। विद्रोह ना हो, हिंसा का रूप धारण ना हो या हिंसा ना पनपे, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ये सब कार्य जो है वहाँ पर करना पड़ा था।